वेलकम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजुकेयर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है भारत के भौतिक प्रदेशों में हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है और प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भू आकार है। भारत का सबसे बड़ा भू आकार है, करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भू आकार है। लेकिन यदि हम भारत के भौतिक प्रदेशों को इस तरह से विभाजित करते हैं, पर्वत, पठार और मैदान में, पर्वत, पठार और मैदान, और पर्वत, पठार, मैदान, है ना, पहाड़ रह गया एक, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, पहाड़, इस तरह से हम विभाजित करते हैं तो हमारे भारत में करीब 18% जो क्षेत्र है भारत का भूभाग का, उसका 18% क्षेत्र पर तो पहाड़ विस्तृत है, 11% भूभाग पर क्या है, हमारे पर्वत है, और 28% भूभाग पर क्या है, पठार है, और 43% भूभाग पर क्या है, मैदान है। तो हमारे भारत के करीब 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आपको कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, यानी भारत के लगभग आधे भूभाग पर, 32 लाख भारत का क्षेत्रफल, 32,87,263, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अकेला हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो फिर भी अगर हम इस तरह से विभाजन करते हैं तो हमारा मैदान क्यों बड़ा हो जाता है? देखो बात ऐसी है कि पठार के ऊपर बहुत सारी नदियां भी बहती हैं, तो उन नदियों ने पठार को अपरदित करके अपने मैदान की रचना की है। तो बस इसी वजह से हमारा जो भारत है, उस भारत में मैदान ज़्यादा है। लेकिन भूगर्भिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भूगर्भिक दृष्टि से हमारे भारत में मैदानों जो निर्माण हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? पठार के ऊपर ही हुआ है। तो भौगोलिक दृष्टि से या भूगर्भिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे बड़ा है। और अगर केवल सतही दृष्टि से हम देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो मैदान हैं वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा भू आकार है और आपके पास ऑप्शन हो पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, तब आपको आंसर करना है मैदान। लेकिन अगर क्वेश्चन सेम हो कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है और आपके पास हो उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और सागर तटीय प्रदेश, तब आपको आंसर करना है प्रायद्वीपीय पठार। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, यानी नेक्स्ट जो हमारा है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे थे कि वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और अगर हम बात करें प्रारंभ से ही कि प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं और मुख्य पठार कौन से हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पठारों पर और उसके बाद हम वर्णन करेंगे हमारे पर्वतमालाओं पर। यहाँ पे आप देखो एक बार, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसमें वो कौन कौन है? प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य जो पर्वत श्रृंखला, उनमें एक है अरावली। राजस्थान के भूगोल में हमने अरावली को अच्छे से पढ़ा है, एक है अरावली हमारी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं इसी पठार के संदर्भ में हमारा प्रायद्वीपीय पठार, तो यहाँ पे हमें मिलती है विंध्याचल पर्वतमाला, और हम देखते हैं विंध्याचल के दक्षिण में तो हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा पर्वतमाला, और साथ ही सतपुड़ा के दक्षिण में हमें देखने को मिलती है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। साथ ही पश्चिमी घाट जो कि अरब सागर के सहारे है, वैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो पर्वतमाला है उसको हम कहते हैं पूर्वी घाट पर्वतमाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार में हमें जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं उनमें एक है अरावली, एक है विंध्याचल, एक है सतपुड़ा, एक है पूर्वी घाट और एक है हमारा पश्चिमी घाट। तो ये हमारी पर्वतमालाएं हैं। अब इन पर्वतमालाओं का यदि आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? पर्वतमालाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछते हैं तो उनमें फर्स्ट आ जाती है अरावली, सेकंड आता है हमारा विंध्याचल, थर्ड है हमारी सतपुड़ा और नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट।
अब ये जो पर्वतमालाएं हैं जिनका हमने उत्तर से दक्षिण क्रम जाना है, इनको दक्षिण से उत्तर की ओर भी पूछा हुआ है। तो पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली। एक खास बात और है कि इन पर्वतमालाओं के मध्य कुछ नदियां बहती हैं जो इनको आपस में विभाजित करती हैं। अगर हम बात करते हैं इन नदियों की, तो इस विंध्याचल से निकलने वाली एक नदी, सीधा ही बना लेते हैं, एक नदी चंबल चंबल विभाजित करते नजर आ रही है विंध्याचल और अरावली को। एक क्वेश्चन बनता है कि विंध्याचल और अरावली का विभाजन करने वाली नदी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है अरावली और विंध्याचल का विभाजन करने वाली नदी कौन है, चंबल है। फिर आगे बढ़ते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो नदी बहती है, सतपुड़ा से निकलती है और अरब सागर में चली जाती है, तो इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा। नर्मदा। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि विंध्याचल और सतपुड़ा को अलग करने वाली नदी कौन है, तो आंसर आपको देना है नर्मदा। इसी तरह से सतपुड़ा और पश्चिमी घाट को भी अलग करने वाली एक नदी है, नदी का नाम है ताप्ती। नदी का नाम क्या है, ताप्ती। तो ये ताप्ती नदी अलग करती है सतपुड़ा को पश्चिमी घाट पर्वतमाला से, सतपुड़ा को पश्चिमी घाट पर्वतमाला से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम अगर हम करें नदियों के साथ, तो वो ऐसे होगा, अरावली, अरावली के बाद चंबल, चंबल के बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद पश्चिमी घाट। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो गया। अब ये जो हमारी पर्वतमालाएं हैं, ये चार जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, इनको हम कहते हैं, इन चारों को हम कहते हैं भारतीय महान जल विभाजक रेखा। भारतीय महान जल विभाजक रेखा। अब भारतीय महान जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी पर्वतमालाओं के एक छोर से तो ऐसी नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और इनके एक छोर से ऐसी नदियां निकलती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एग्जाम्पल के लिए अरावली से निकलने वाली लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, तो कच्छ की खाड़ी अरब सागर का पार्ट है। और हमारे अरावली से ही निकलने वाली बनास नदी चंबल नदी में मिलकर, बनास नदी चंबल नदी में मिलकर विलीन हो जाती है यमुना, और यमुना जाती है गंगा में, और गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे अरावली भी इसी तरह की नदी हो गई। विंध्याचल से निकलने वाली माही नदी खंबात की खाड़ी में, और विंध्याचल से निकलने वाली चंबल नदी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ही सतपुड़ा से निकलने वाली कई नदियां जैसे कि महानदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, ताप्ती नदी अरब सागर में आती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली हमारी नदी गोदावरी, वो आती है बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी घाट से निकलने वाली बहुत सारी नदियां जैसे शरावती है, मांडवी है, जुआरी है, पेरियार है, भरतपुजा है, ये आती हैं अरब सागर में। तो बस इसीलिए इन जो पर्वतमालाओं को हम क्या कहते हैं, भारतीय महान जल विभाजक रेखा। क्या कहेंगे, भारतीय महान जल विभाजक रेखा। राइट, चलो ये तो बात हो गई इस प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य पर्वतमालाएं हैं वे। अब प्रायद्वीपीय पठार का आकार देखो, इसका आकार कैसा है और इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, अगर इस पे बात की जाए तो इसका आकार कैसा नजर आता है। अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो नीचे बोर्ड थोड़ा छोटा रह गया, तो ये पूरा इस तरह से होके कंप्लीट ऐसा शेप बनाता है ना। तो इसका जो आकार है, अगर आप आकार देखोगे तो ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन ओर किससे घिरा है, पानी से घिरा है। स्थल का कोई सा भी ऐसा भूभाग, स्थल का कोई भी ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, स्थल का छोटा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम द्वीप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी है हमारे पास ये प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य पर्वतमालाएं हैं, अब इस प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य पर्वतमालाओं के बारे में हम ने तो एक परिचय तो ले लिया। अब इसके पठारों का हम वर्णन करेंगे, इसके बाद हम वर्णन करेंगे इन पर्वतमालाओं का। काफी विशद वर्णन है पर्वतमालाओं का, इस वजह से हम पर्वतमालाओं को बाद में करेंगे। पहले हम करते हैं पठार पर। ठीक है, पठार की अगर हम बात करते हैं तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले, और उसमें फिर पठार को, एक पठार को मेंशन करेंगे।
ठीक है। अगर पठार की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, इस उत्तर पूर्वी पठार का विस्तार होता है मेघालय और असम में। मेघालय और असम में उत्तर पूर्वी पठार का विस्तार कहाँ होता है? मेघालय और असम में होता है। ठीक है, मेघालय और असम की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी पठार को देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेघालय और असम का जो पठार नजर आता है, इस शेष जो हमारा पठार है, जो मैं एक बार बना दूं इस शेष पठार को, ठीक है, वो शेष पठार ऐसे विस्तृत है। ठीक है, अब देखो ये पूरा पठार है, नीचे से यहाँ ऊपर से लेके यहाँ लास्ट तक ये पठार है, और ये है हमारा उत्तर पूर्व पठार। अब आप देखो जरा, ये पठार और ये पठार डिसकंटिन्यू है ना, बीच में गैप है, ये गैप है, विशाल गैप है, हुगली नदी से निर्मित गैप है, और इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप। गैप को क्या कहते हैं? मालदा गैप। तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि मेघालय का जो पठार है या असम का जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार की इस मुख्य भूमि से, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार हम देख पा रहे हैं, इस प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि से किस किस गैप के द्वारा पृथक होता है। तो ये पठार और ये पठार जिस गैप से पृथक होते हैं, उस गैप को हमने क्या नाम दिया है? मालदा गैप। क्या नाम दिया है? मालदा गैप। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेघालय और असम के पठार की। तो मेघालय का जो पठार है, इस पठार का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है शिलोंग, इसलिए मेघालय के पठार को हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। इस मेघालय के पठार में जो मुख्य पहाड़ियां हैं, उन मेघालय के पठार में मुख्य पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये मुख्य पहाड़ियां हैं मेघालय के पठार में। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जयंतिया। अब गारो, खासी, जयंतिया जो मुख्य पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, इन सभी का आकार कैसा है? कीप के जैसा। और कीप के जैसा आकार होने की वजह से यहाँ पर होती है विश्व की सबसे ज्यादा बारिश। ठीक है, इस खासी की पहाड़ियों में स्थित है मोहसिन राम। मोहसिन राम, और मोहसिन राम वो स्थान है जहाँ पे विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता और विश्व की सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गारो पहाड़ियों में जो क्षेत्र स्थित है, सबसे ऊंचा शिखर नौकरेक। नौकरेक भारत का एक जैव मंडल भी घोषित है, और नौकरेक एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। अब उत्तर पूर्व पठार में हमने मेघालय के पठार को तो जान लिया है। अब उत्तर पूर्व पठार में ही असम का जो पठार है, असम के पठार को हम जानते हैं कार्बी एंगलोंग के पठार के रूप में। किस रूप में जानते हैं? कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग के पठार के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो असम का जो पठार विस्तृत है वो कार्बी एंगलोंग के पठार के रूप में विस्तृत है। कार्बी एंगलोंग के पठार के रूप में विस्तृत है। साथ ही असम के पठार में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे एक तो है मिकिर पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, और एक है रेंगमा पहाड़ियां। रेंगमा, मिकिर पहाड़ियां और रेंगमा पहाड़ियां। मिकिर पहाड़ियां और रेंगमा पहाड़ियां असम के पठार का ही भाग है। तो दोस्तों ये तो है हमारे उत्तर पूर्व पठार की बातें। एक बात याद मैं आपको दिला देता हूं कि इस उत्तर पूर्व पठार में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये क्वेश्चन है कि ऐसे पूछते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, ध्यान से सुनना, गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो भारत के किस भौतिक क्षेत्र का भाग हैं? उसमें पहला ऑप्शन मिलता है हिमालय, और फिर चारों अन्य जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। तो आप याद रखिए कि गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं कतई भी थोड़ा सा भी हिमालय का भाग नहीं है। ये सभी की सभी भाग हैं, सभी की ये पहाड़ियां हैं, ये भाग हैं हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। ये जरूर याद रखिए, हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार के जो भूभाग के रूप में इन पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना है, हिमालय का कतई भी भाग नहीं है ये। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा पठार है उस पठार को लेते हैं। यहां पर हमारा एक पठार विस्तृत है, यहाँ पर
इस पठार को हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को हम पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वो यूं विस्तृत है। ये मान लीजिए गंगा नदी, गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो गई। ये हुगली वेस्ट बंगाल में बहने लगी और एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहने लगी। हुगली में मिलने वाली सोन नदी जो हमारे मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा के सहारे बिहार में गंगा में पटना में मिल जाती है। नदी का नाम है सोन। इसके अलावा दक्षिण में एक बहने वाली एक नदी जिसको जो रांची के पठार से निकलती है, नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब ध्यान से देखिए कि गंगा नदी के दक्षिण में, स्वर्ण रेखा नदी के उत्तर में, हुगली नदी के पश्चिम में, सोन नदी के पूर्व में जो पठार है वो कौन है पठार? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में जो जिले आते हैं उसमें विशेषकर झारखंड का पूरा क्षेत्र शामिल होता है। मतलब झारखंड जो है वो करीब छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है। तो झारखंड में विशेष जो जिले हैं जैसे रांची, हजारीबाग, धनबाद, संथाल, परगना, पलामू, ये जो सभी के सभी भाग हैं झारखंड के पूरे इस छोटा नागपुर के पठार के ही भाग हैं। इस छोटा नागपुर के पठार के मध्य से हुगली की सहायक नदी निकलती है पलामू नामक स्थान से। नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी। दामोदर नदी के उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार की बात कर रहे हैं, दामोदर नदी के उत्तर में जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार को दामोदर के उत्तर में हम क्या कहते हैं? दामोदर के उत्तर में कहते हैं कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। दामोदर के दक्षिण में हम इसको बोलते हैं रांची का पठार। रांची का पठार। पलामू से तो कौन सी नदी निकलती है? दामोदर निकलती है। अब इस रांची के पठार को काटकर स्वर्ण रेखा नदी एक जलप्रपात भी बनाती है। एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात मतलब कि झरना। झरने का नाम है हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात। दामोदर नदी जलप्रपात बनाती है छोटा नागपुर के पठार में। रांची के पठार को काट के पठार का नाम है हुंडरू। रांची के पठार पर क्या हुआ है? लावा के जमाव हुए हैं और लावा के जमाव से रांची के पठार पर पाट भूमि का निर्माण हुआ है। पाट भूमि कैसी होती है? समतल लावा का जमाव। इस भूमि को कहते हैं पाट। और पाट क्या है? समतल लावा का जमाव। समतल लावा का जो जमाव है, इस समतल लावा के जमाव को हम संज्ञा देते हैं पाट भूमि की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या कहलाता है ये? पाट भूमि कहलाता है। अब पाट भूमि क्वेश्चन आता है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि पाट भूमि पाई जाती है। तो आप याद रखिए कि पाट भूमि छोटा नागपुर के पठार में, या अगर ऐसे पूछे छोटा नागपुर के पठार के दो भाग दे दे, रांची का पठार या कोडरमा का पठार, तो पाट भूमि मिलती है रांची के पठार पर। अब कुछ प्रसिद्ध पाठ हैं जैसे खमार पाठ, खमार पाठ, रुडनी पाठ, खमार पाठ, रुडनी पाठ। ठीक है, ये पाठ भूमि यहाँ पे मिलती हैं। अब छोटा नागपुर का जो पठार है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है कोयला उत्पादन क्षेत्र के रूप में, और साथ ही यहाँ पे लौह अयस्क भी बड़े पैमाने पर निकलता है। तो कोयला उत्पादन की क्षेत्र की वजह से इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो भारत का रूर कहने की वजह है बड़े पैमाने पर यहाँ पे कोयले का उत्पादन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब छोटा नागपुर का पठार है, रूर कहलाता है। तो रूर कहाँ है? रूर है जर्मनी का एक औद्योगिक प्रदेश है और कोयला उत्पादक प्रदेश है। जर्मनी का एक कोयला उत्पादक प्रदेश है रूर, और रूर की तुलना की जाती है इस छोटा नागपुर के पठार से हमारे भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। रिपीट करता हूं, गंगा के दक्षिण में, स्वर्ण रेखा के उत्तर में, हुगली नदी के पश्चिम में, सोन नदी के पूर्व में जो पठार विस्तृत है उसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। जो हमारी दामोदर नदी है पठार के बीच में से निकलती है। उत्तर में बोलते हैं कोडरमा का पठार, दक्षिण में बोलते हैं रांची का पठार।
झारखंड के रांची, हजारीबाग, धनबाद, संथाल, परगना, पलामू, ये विशेष जो जिले हैं उस पूरा का पूरा पठार इन्हीं में विस्तृत है। रांची के पठार पर पाट भूमि पाई जाती है जो कि समतल लावा का जमाव होता है, जैसे कि खमार पाट, रुडनी पाट। यहाँ पे बड़े पैमाने पर कोयला निकलता है, इसलिए इसको भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी इस पठार को काटकर, विशेषकर रांची के पठार को काटकर हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये था हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब तो बहुत ज्यादा विषय बड़े नहीं हैं, जो छोटे छोटे हैं उनकी मैं सिर्फ आपको डिटेल ही जाननी है, ना कोई डायग्राम है विशेषतः। एक होता है हमारा दंडकारण्य, दंडकारण्य, इसको हम उड़ीसा का पठार भी कहते हैं। दंडकारण्य उड़ीसा का पठार। ये जो दंडकारण्य है, ये दंडकारण्य है, ये दंडक अरण्य, दंडक वन, रामायण में संबंधित था ये वर्ड दंडकारण्य या दंडक वन। अब दंडकारण्य का जो विस्तार है वो विस्तृत है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और विस्तृत है आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश का पी उधर चला गया क्या? उड़ीसा में ये विस्तृत है कोरापुट और कालाहांडी, कोरापुट और कालाहांडी क्षेत्र में। देख क्या हो रहा है, कोरापुट और कालाहांडी क्षेत्र में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में ये विस्तृत है श्रीकाकुलम क्षेत्र में विस्तृत है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा, क्या है यार, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में विस्तृत है, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, ये है हमारा उड़ीसा का पठार या दंडकारण्य भूमि। अब इस दंडकारण्य भूमि में पाए जाते हैं घने मानसूनी वन, घने मानसूनी वन देखने को मिलते हैं, घने मानसूनी वन देखने को मिलते हैं इस दंडकारण्य भूमि में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस इसका और कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लौह अयस्क निकलता है और एल्यूमिना का उत्पादन भी इस क्षेत्र से होता है। दंडकारण्य के बाद हम बात करते हैं मालवा का पठार। ये हमारा राजस्थान, ठीक है, और यहाँ बहने वाली नदी नर्मदा, नर्मदा के उत्तर में और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, राजस्थान का दक्षिण पूर्व भाग और मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा पठार है ये मालवा का पठार कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में किसका पठार है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार है। अब इस मालवा के पठार का निर्माण हुआ है लावा के जमाव से। और भारत में लावा के जमाव किस काल में हुए हैं, तो भारत में लावा के जमाव हुए हैं क्रिटेशियस काल में। भारत में लावा के जमाव हुए हैं क्रिटेशियस काल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्रिटेशियस काल में भारत में लावा के जमाव हुए हैं, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ओके, आगे बात करते हैं अगर हम इस पठार की, तो इस पठार पर लावा के जमाव से निर्मित काली मृदा देखने को मिलती है। साथ ही चंबल नदी तंत्र ने यानी चंबल और उसकी सहायक नदियों ने यहाँ पे इस मालवा के पठार को काटकर, जबरदस्त तरीके से काटकर बीहड़ का निर्माण कर दिया है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध हैं बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ होता है उत्खात भूमि या रविंस, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि को हम बीहड़ कहते हैं। उबड़ खाबड़ होती है, ऐसे गहरी कंदराएं होती, घाटी ऐसी, इनको कंदरा भी कहते हैं। ये कंदरा भी कहलाती है ना। तो यहाँ पे चंबल नदी ने इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पे कंदरा का निर्माण किया है। कोटा से धौलपुर तक, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना,
मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पे बड़े पैमाने पर बीहड़ पाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर नदी द्वारा निर्मित कंदराएं पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरह की, और इस तरह की उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। ये है हमारा मालवा का पठार। अब बात करते हैं हमारे भारत में, एक तो होता है बुंदेलखंड और एक होता है बघेलखंड। विंध्याचल पर्वतमाला के पठार के रूप में एक है बुंदेलखंड का पठार जिसका मुख्य विस्तार उत्तर प्रदेश में है, और एक है बघेलखंड का विस्तार जिसका मुख्य विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। दोनों ही जो पठार हैं, ये दोनों ही पठार विंध्याचल पर्वतमाला के ही भाग हैं, और यहाँ पे नीस और शिष्ट चट्टानें देखने को मिलती हैं। नीस और शिष्ट चट्टानों के साथ ही यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है वो है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर, बस इस पर और कोई विशेष बात नहीं है। तो बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य विस्तार है। बघेलखंड का जो पठार है इसका मुख्य विस्तार हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और इस बघेलखंड और बुंदेलखंड के पठार में हमें देखने को मिलती है नीस और शिष्ट चट्टानें, साथ ही हमें देखने को मिलता है यहाँ लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो पठार है वो है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पठार पर स्थित मुख्य जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में। दक्कन का पठार जो है, ये दक्कन जो शब्द है दक्षिण से बना है जिसका अर्थ होता है दक्षिण, तो हम दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार कहते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित है इसलिए इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है लावा के जमाव से, लावा के जमाव से। दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है लावा के जमाव से, और लावा के जमाव हुए हैं यहाँ पे क्रिटेशियस काल में, और क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से यहाँ निर्मित हुई है काली मृदा। तो काली मृदा, अब इस पठार का जो विस्तार है वो विस्तार है हमारे महाराष्ट्र यानी नर्मदा नदी के दक्षिण में। ये तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये तो आप जो जगह मैंने छोड़ी है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो पठार है वो विस्तृत है नर्मदा नदी के दक्षिण में, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। महाराष्ट्र का जो पठार है, इस महाराष्ट्र के पठार पर काली मृदा के बड़े पैमाने पर जमाव देखने को मिलते हैं, और यह प्रदेश गन्ना कपास उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब एक इस पठार का अंतर्वर्ती जो भाग है वो विस्तृत है हमारे, एक तो पूर्वी कर्नाटक में, पूर्वी कर्नाटक में, एक विस्तृत है तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है, और एक है तमिलनाडु में नीलगिरी के पठार के रूप में, नीलगिरी के पठार के रूप में, ठीक है। पूर्वी कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी कर्नाटक में ये विस्तृत है मैसूर के पठार के रूप में, मैसूर का पठार यहाँ पे विस्तृत है। इस पूर्वी कर्नाटक यानी कर्नाटक का जो पठार है, इस कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग, कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग मलनाड कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस प्री में आया हुआ है। मलनाड क्या है? कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है ये मलनाड कहलाता है, और ये इस मलनाड क्षेत्र में सदाबहार प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। काफी हरा भरा ये क्षेत्र है। इसके अलावा तेलंगाना में जो पठार विस्तृत है, तेलंगाना में पठार विस्तृत है एक तो हैदराबाद के पठार के रूप में, हैदराबाद का पठार, और एक विस्तृत है ये सिकंदराबाद के पठार के रूप में, सिकंदराबाद के पठार के रूप में। नीलगिरी का जो पठार है, इस नीलगिरी के पठार का मुख्य विस्तार है तमिलनाडु में, ठीक है। नीलगिरी के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोद्दा बेटा। बाकी चोटियां वगैरह हम सब कहाँ पढ़ेंगे, हमारी इस जो हमारी पर्वतमालाएं होंगी ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
काफ़ी बहुत ढेर सारी तो मुख्य चोटियां हैं यहाँ पे, और ढेर सारा मुख्य मतलब बहुत अच्छा संसाधन और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा में बनते हैं। पठारों में क्वेश्चन विशेष नहीं है। महाराष्ट्र का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है, महाराष्ट्र के पठार पर गोदावरी नदी इसके बीच में से बहती है, महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण से कृष्णा नदी बहती है। इस कर्नाटक के पठार से कावेरी नदी बहती है, और कावेरी नदी आगे बस अपने नीलगिरी के पठार को काटते हुए चली जाती है तमिलनाडु में, हमारे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे भारत के जो पठार की जिसकी हमने बात की है, पठार में तो हमारे पास इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो काफ़ी लेंदी होगा, जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार की जो सभी पर्वतमालाएं हैं उनको एक साथ करेंगे। काफ़ी लेंदी वो टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।